वायरस अटैक करता है तो वो नर्व्स के ऊपर कई बार जाता है, तो उसके जितने भी रेफर्ड पेन है वो टीथ में आते हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि माइग्रेन का एक तरह का बहुत सिम्टोमेटिक डिजीज़ है और उसका भी पेन रेफर्ड बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोसिस होता है। और बहुत लोग मैंने ऐसे अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं जो सिटी स्कैन MRI सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम ब्रेन का, लेकिन उनको प्रॉब्लम सिर्फ जॉइंट के अंदर ही। उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। उसमें किसी भी कारण से हमारी ब्रेन में जो मेन सप्लाई है माउथ में, वो ट्राइजेमिनल नर्व पे होती है। अगर किसी भी वायरस का अटैक हुआ है और उसमें वो नर्व पे प्रभावित हुआ है तो वो नर्व इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि नमस्कार। WHO की ग्लोबल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 350 करोड़ लोग दांतों की बीमारी से पीड़ित हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई थी नवंबर 2022 में और नवंबर 2022 में ही दुनिया की आबादी हो गई थी 8 बिलियन यानी 800 करोड़। 800 करोड़ में से 350 करोड़, ये आधे से थोड़ा ही कम है। इतने सारे लोग दांतों की बीमारी से ग्रस्त हैं। जब दांतों की बीमारी की बात आती है तो दांतों का दर्द इसमें सबसे कॉमन है, लेकिन दांतों के दर्द को हम अक्सर सीरियसली नहीं लेते। जब भी दांत में दर्द होता है तो या तो घरेलू नुस्खों से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं या पेन किलर्स लेकर उसे ठीक करना चाहते हैं। और एक बार दांतों का दर्द ठीक हुआ नहीं कि हम रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं, लेकिन दांतों के दर्द की वजह खत्म नहीं हुई होती। वो अंदर ही अंदर हमारे दांतों को नुकसान पहुँचा रही होती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप भी ऐसा करें। इसलिए आज हम जानेंगे कि दांतों के दर्द को इग्नोर करने के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे दांतों के दर्द से बचा जा सके। आइए बात करते हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर नितेश त्यागी से। नमस्कार सर, यूडेमोनियो क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को यही बताइए कि दांतों का दर्द आखिर किस वजह से होता है। मैम, दांतों के दर्द की वजह बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो मेनली जो हम दांत का दर्द मानते हैं वो जो सबसे कॉमन बीमारी है या कंडीशन है वो डेंटल कैविटी के कारण से होता है। अगर कोई भी डेंटल कैविटी है वो काफ़ी गहराई में चली जाए। हमारे टीथ के 3 पार्ट होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। पल्प होता है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है जहाँ से नर्व्स और सब स्टार्ट होती हैं। जब वो उस तक चला जाता है तब दांतों में दर्द शुरू होता है। दूसरा होता है किसी भी कारण से अगर 2 दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, खाना फंस के कई बार पेशेंट बहुत ज़ोर से निकाल लेता है या कोई गम्स को इंजरी हो जाती है तो खाना खाने के दौरान उसको दांतों का दर्द होता है और उसको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तीसरा और जो लीस्ट कॉमन कारण होता है, कभी भी खाने में कोई बहुत कड़क चीज़ आ गई या ऐसी चीज़ जिसको हमने ज़ोर से चबा लिया, उस कारण से दांत में कोई माइन्यूट फ्रैक्चर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दांत का कोई पार्ट टूट के अलग हो गया, उस कारण से दांत का दर्द होता है। और कभी कभी जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, किसी का दांत अचानक से बच्चों में, बड़ों में टूट गया तो उनके कारण से दांतों का दर्द रहता है। ये कुछ एक रीज़न है जो सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। सर, क्या दांतों के दर्द के साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी शरीर में दिखाई देते हैं। हाँ मैम, दांतों के दर्द के साथ साथ में बहुत सारे सिम्टम आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कई बार वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वायरल फीवर में क्या होता है, अगर वायरस अटैक करता है तो वो नर्व्स के ऊपर कई बार जाता है, तो उसके जितने भी रेफर्ड पेन है वो टीथ में आते हैं। एसोसिएटेडली जैसे माउथ में अल्सर भी हो गए साथ में, तो उसका भी पेन माउथ में रहेगा, चाहे वो जीभ में हो चाहे वो गाल में हो, और उसी का ही रेफर्ड पेन फिर टीथ में भी रहता है। दूसरा होता है कि जैसे कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए माइग्रेन है किसी पेशेंट को, बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है सरदर्द हो रहा है, तो सरदर्द के लिए लोग 2 रीज़न बताते हैं। सबसे पहले तो आइज़ दिखा लीजिए या फिर न्यूरोलॉजिकल कंसर्न हो। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि माइग्रेन का एक तरह का बहुत सिम्टोमेटिक डिजीज़ है और उसका भी पेन रेफर्ड होता है। जैसे हमारे शरीर में जो जॉ स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि हमारा नीचे का जॉ होता है वो मूवेबल होता है और ऊपर का जॉ फिक्स होता है। और जो मूवेबल होता है, जो जॉइंट होता है, उसको हम टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, जो कि मसल से अटैच होता है। उसकी जो एक मसल है वो या ब्रेन के इस पार्ट में जो ऊपरी भाग है सिर का साइड वाला भाग, इस पर आके जुड़ती है। तो कई बार किसी भी वजह से अगर उसमें कोई स्ट्रेन आता है तो उसका जो पेन है वो पे हमें सिरदर्द के रूप में आता है, या सरदर्द में कोई दर्द होगा तो वो वापस हमें जॉ पेन में आएगा। इसको हम लोग हमारी टर्म में रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले कॉज देखना पड़ता है कि टूथ का कॉज है या कोई अदर कॉज इसके ऊपर है। उसमें टिपिकली पेशेंट को मुंह खोलने बंद करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोसिस होता है और बहुत लोग मैंने ऐसे अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं जो सिटी स्कैन MRI सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम ब्रेन का, लेकिन उनको प्रॉब्लम सिर्फ जॉइंट के अंदर ही होती है। ये 2-3 सबसे कॉमन रीज़न है। तो तीसरा और होता है जो जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। उसमें किसी भी कारण से हमारी ब्रेन में जो मेन सप्लाई है माउथ में, वो ट्राइजेमिनल नर्व पे होती है। अगर किसी भी वायरस का अटैक हुआ है और उसमें वो नर्व पे प्रभावित हुआ है तो वो नर्व इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि हम नॉर्मली बैठे हैं और हवा से, पानी से, मुंह धोने से वो पेन बहुत ही शूटिंग टाइप का पेन होता है। मतलब उसमें पेशेंट बैठ नहीं सकता। उसका भी रेफर्ड पेन टीथ के अंदर आता है। और जो हार्ट का पेन है वो भी रेफर्ड पेन जो है वो जॉ के अंदर आता है। तो जॉ पेन में राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड जॉ पेन भी उसके साथ में होगा। तो टूथ पेन भी उसके साथ में पॉसिबल है। ये कुछ एक कॉमन कंडीशंस है जिसमें इस प्रकार से हमें पेन देखने को मिलता है। तो सर, फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से पेन के लिए डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।
देखिए मैम, मोस्ट कॉमनली तो सबसे पहले तो किस रीज़न से हुआ है। अब सबसे पहले अगर टीथ में ही पेन है तो मेनली तो सबसे पहले आइडियली तो सबसे पहले डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, तो ये रूल आउट हो जाएगा कि ये पेन टीथ के कारण से नहीं है। तो उसमें बहुत इजी होता है, मेडिकल में हम लोग रेफ़र कर देते हैं, बिकॉज हमने एक बार अगर टीथ एग्जामिन कर लिया है तो हमको ये मालूम है कि किस कारण से, अदर रीजंस के कारण से ये पेन है। सपोज मानिए नर्व के कारण है, तो हम लोग पेशेंट को सेकंड रेफरेंस फिर न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर का देते हैं। या अगर उसको किसी भी रीज़न से वायरल फीवर है, अगर उसने फीवर की हिस्ट्री दी है, बिकॉज जब हम हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि इसको फीवर हुआ है और इसको वायरस ने अदर जो सिम्टम है उसकी बॉडी में है, तो हम लोग खुद ही उसको जो है एक अच्छे फिजिशियन के पास रेफ़र कर सकते हैं। और बच्चों के डॉक्टर हैं तो उनको पीडियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं, जिसके कारण उसको टाइमली उसका ट्रीटमेंट मिल जाता है और हम वेल इन टाइम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। तो आइडियली तो उसको फर्स्ट, अगर टीथ पेन है तो उसको डेंटिस्ट के पास ही आना चाहिए, तो हम लोग उसी हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट करके हम रेफ़र कर सकते हैं। सर, जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये पेन जो है वो डेंटल पेन ही है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? देखिए, ट्रीटमेंट का डिसीजन इस बात पे होता है कि उसकी इटियोलॉजी क्या है, मतलब किस कारण से वो पेन हुआ है। सपोज मानिए कि उसमें डेंटल कैविटी है और वो टीथ बहुत जा रही है, तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन पे हम देख लेते हैं। हम लोग मेनली पेशेंट का नॉर्मल एक्सरे करते हैं, जिसको हम लोग अपना डेंटल एक्सरे बोलते हैं। उसमें हमें उस पर्टिकुलर एरिया की जानकारी पूरी मिल जाती है कि कितनी डेप्थ में है, कितने अंदर तक ये है। अब उसकी अगर फिलिंग करनी है, क्लीन करके करना है, तो हम पेशेंट को वो सजेस्ट करते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा डीप है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं हम लोग, जिसको नॉर्मल भाषा में जड़ का इलाज भी बोलते हैं। वो करके, क्योंकि वो नर्व्स तक चला गया है, तो उसको ट्रीट करके उसका टूथ पेन हम लोग ठीक कर देते हैं। तीसरा होता है कि कई बार हमारे पास में बहुत इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है कि वो डेंटल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, उनको सीवियर पेन होता है, मतलब वो 1-2 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाते। उस कंडीशन में इन एन इमरजेंसी हमें उसी टाइम दांत को सुन करके और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, बिकॉज सुन करने के बाद में उसका जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। जब पेन रिड्यूस हो जाता है तो उसके बाद में पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज वो कंफर्टेबल होगा तभी वो आगे ट्रीटमेंट को समझ पाएगा या कर पाएगा। तो ये कि हमारी डेंटल इमरजेंसी एक ही होती है। और दूसरी बहुत लीस्ट कॉमन बट हाँ बहुत एफिशिएंटली होती है, वो होती है एक्सीडेंट। अगर किसी भी पेशेंट का बहुत सडन एक्सीडेंट हुआ है, उसका टूथ निकल गया है या टूट गया है, तो उसको बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, मतलब वो रुक नहीं पाता। तो इन एन इमरजेंसी हमें आउट ऑफ द वे उसी को पहले ठीक करके अगेन उसको एनेस्थाइज करके मेडिसिन देके और जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, टीथ को सेट करना है, निकालना है या रूट कैनाल करना है, उससे हम उसका टूथ पेन को कंट्रोल करते हैं। और अगर पेशेंट को नॉर्मली पेन है और उसको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, तो हम लोग पहले उसको मेडिकेशंस देते हैं जिससे उसका स्वेलिंग है और जो भी उसका रीज़न है वो ठीक हो। उसके बाद हम पेशेंट को सेकंड विजिट में करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुल मिला के हमें उस पेशेंट का उस टाइम पे जो कंडीशन है उसको हमें पहले नॉर्मलाइज करना है, उसको कंफर्टेबल करना है। बिकॉज टीथ पेन एक ऐसा पेन है जिसमें साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसकी रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खाना नहीं खा सकता। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो रूटीन जो उसका है, जो उसकी दैनिक दिनचर्या है, वो उसकी बहुत प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जो भी उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो हम पहले उसको सजेस्ट करते हैं। और अगर इमरजेंसी है तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि आप अभी ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ताकि उसको इमीडिएट रिलीफ आए। बिकॉज पेन के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने वाला होता है। सर, पेन तो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को थोड़ा पेन ज़्यादा लग सकता है, किसी को ज़्यादा पेन भी उतना नहीं लगता। लेकिन फिर भी मान लीजिए जब किसी को डेंटल पेन हो रहा है तो उसने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया, उस दौरान डेंटिस्ट से विजिट के दौरान अपने पेन को कम करने के लिए क्या कुछ वो कर सकता है पेशेंट? हाँ, अगर देखिए आजकल के शुरू में ये होता था कि अगर किसी को बहुत तेज़ पेन है, जो पुराने नुस्खे थे उसमें जैसे लौंग रोग रख लेते थे, लौंग का तेल आता था वो रख लेते थे। और बहुत टाइम पहले जब इनिशियल डेज में लोग, और आज भी करते हैं, डिस्प्रिन होती है या एस्प्रिन होती है, उसको वो लोग मुंह में रख लेते हैं तो वो पेन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन वो बहुत ही गलत मेथड होता है, बिकॉज एस्प्रिन डिज़ोल्व होने के बाद में वहाँ के टिश्यूज़ को ख़त्म कर देती है। और आज के टाइम में इसको हम लोग एस्प्रिन बर्न बोलते हैं, और आगे जाके ओरल कैंसर में भी कन्वर्ट होता है। तो हम पेशेंट को ये सजेस्ट नहीं करते, और ये एक गलत तरीका होता है। लौंग आप रख सकते हैं। लौंग रखने का तरीका ये है कि आप उसको लौंग को पीस के वहाँ पे रखिए, जिससे कि वहाँ पे पेन आपका इमीडिएटली कम हो जाता है। और लौंग का तेल पहले के टाइम में लोग डायरेक्ट ईयरबड से लगा लेते थे, तो वो तरीका गलत होता है। आप हमेशा लौंग के तेल को पहले कॉटन स्वैब में रखिए, उसको डिप करिए और अच्छे से स्क्वीज़ करिए, और वो स्क्वीज़ कॉटन को आपको टूथ के अंदर रखना है, जिससे कि उसका पेन कम हो जाए। और लेकिन आज के टाइम में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि पेशेंट जो है वो इंटरनेट फ्रेंडली है, और कहीं से भी नंबर लेके हम इमीडिएटली मैसेज करता है, तो हम लोग उसको कोई भी मेडिसिन हम सजेस्ट कर सकते हैं एज पर द कंडीशन, जब तक वो हमारे पास आए या कहीं भी जाए, बट उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ वहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इमीडिएटली तो उसको इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। सर, ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की, लेकिन दांतों का दर्द हो ही नहीं, क्या इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है, कुछ प्रिकॉशंस? देखिए, दांतों का दर्द हो ही नहीं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपने पहले बताया था कि
टाइम से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। टाइम से वो पेशेंट लोग टाल देते हैं, ज़रा सी चीज़ को लेकर के वो लिंगर ऑन करते रहते हैं, कभी जाएंगे कभी अपने हिसाब से दवाई ले लेंगे। और ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ओवर द काउंटर लोग मेडिसिन ले लेते हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं, जिसका किडनी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि टूथ पेन की एज सच कोई मेडिसिन नहीं आती, बट ओवर द काउंटर वो जो मेडिसिन लेते हैं उससे उनको साइड इफेक्ट आता है। साइड इफेक्ट आने के बाद में वो दवाई खा के और वो चलाते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर पूरा डैमेज होता चला जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इनिशियली जैसे ही आपको टूथ में कोई खाना फंस रहा है, कोई आपको किसी भी प्रकार का ठंडा गर्म लग रहा है या किसी भी प्रकार की कोई सेंसिटिविटी है, आप इमीडिएटली डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो चीज़ उसी टाइम फिल होके या कोई भी ट्रीटमेंट जो उस टाइम रिक्वायर्ड है या क्लीनिंग होके वो चीज़ वो ठीक हो जाती है। तो ठीक होने का मतलब ये है कि वो वहाँ से उसका डिजीज़ का प्रोग्रेशन रुक जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली डिजीज़ेज हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का होता है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इवन ये ट्रैवल करता है माउथ से सीधा हार्ट में, अगर उसको मीडियम मिल रहा है और हमारे टूथ में कैविटी फॉर्म हो गई है, वहाँ पे वो खाना रख रहा है, तो ये बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत एनॉर्मस टाइप से ग्रोथ करते हैं, जिसका अदर साइड इफेक्ट बाकी के शरीर के अंगों पे देखने को मिलता है, स्पेशली हार्ट पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखें टाइमली, या 2-3 महीने में जैसे एक बार डेंटिस्ट को आप कंसल्ट करिए, कुछ नॉर्मल जैसे चेकअप है, ये हमारे एक प्रोटोकॉल में होना चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम कोई छोटी मोटी चीज़ होती है तो वो हम लोग उसको पहले डिटेक्ट करके बता देते थे। और आजकल हम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास में कैमरा है, इंट्राओरल कैमरा है, जो उस चीज़ को बहुत डेप्थ में देख के हमें बता देता है। हमारे पास शेयर साइड ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो अगर कैविटी स्टार्ट होने वाली है तो हम पेशेंट को ऑन साइट हम बता देते हैं। और अगर किसी को और कोई डिजीज़ है गम्स की या किसी भी प्रकार की चीक्स की, तो वो भी हम उस जो पेनफुल हो सकते हैं, अल्सर पेनफुल हो सकते हैं, तो हम लोग डिटेक्ट करके उनको उसी टाइम गाइड कर देते हैं, तो टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। और किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से जिससे हमारे टीथ में, माउथ में और शरीर में कोई नुकसान होने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है रूटीन डेंटल चेकअप, उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने यूरेमोनिया क्वेस्ट के लिए इतना समय दिया। थैंक यू। वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी को दांतों के दर्द से बचा सके और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।